अरे आंटी, कैसे मटका और पानी से भरी बाल्टी लेकर घर जाओगी? मुझे दे दो, तुम्हारा ये काम मैं कर दूं। अरे ममता बेटी, तू तो हम सबकी मदद कर देती है, ये ले मेरी बाल्टी और मटका। ममता बेटा, हमेशा क्या अपनी काकी की ही मदद करेगी? अब जब तू पानी लेकर घर को जा रही है तो मेरा सब्जी का थैला भी ले जा, और भी कुछ है तो वो सारा सामान भी दे दो। अरे तू बाहुबली जो है, अपना सारा सामान तो हम तुझसे ही पकड़वाएंगे ना। तेरे जैसी बेटी अगर गांव में 2-4 और भगवान किसी को दे दे तो हम सभी का कल्याण हो जाए। वैसे भी आजकल के लड़कों से तो एक काम नहीं होता। बस बस, अब मक्खन लगाना बंद करो काकी, मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर ममता 2 मटके अपने सर पर रख लेती है और एक हाथ में पानी की बाल्टी तो दूसरे हाथ में सब्जी का थैला लेकर सबको उनके घर छोड़ती है। ये सब देख ममता की माँ शोभा ममता से नाराज हो जाती है। तो वहीं ममता के पिता विनोद अपनी बेटी के लिए रोटी पर देसी घी लगाते हैं और उसके आते ही उसके सामने खाना परोस देते हैं। आ गई मेरी बेटी, अब जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करने के लिए भी जाना है। बस कीजिए आप, अपनी बेटी को देसी घी, दूध और फल खिला खिलाकर इसको आपने पहलवान बना दिया है। अरे कौन करेगा इससे शादी? अब ये लड़की कम, लड़का ज्यादा लगती है। और तू छोड़ इस रोटी को, और जो मैं खाने को दूं वो खा, और घर के काम करना सीख, शादी की उम्र हो रही है तेरी। अरे भगवान, क्यों परेशान करती हो मेरी बेटी को? अरे उसे पहलवानी करना पसंद है, इसीलिए तो उसने ऐसा शरीर बनाया है, और उसका बाप भी पहलवान है। भगवान ने अगर मुझे बेटा दिया होता तो मैं उसे पहलवान बनाता, पर भगवान ने मुझे बेटी दी है और उसके अंदर इतना अच्छा हुनर दिया है तो मैं उसके सपनों को जरूर पूरा करूंगा। बेटी तू फिक्र मत कर, तेरे पिता हमेशा तेरे साथ है। हर कदम पर विनोद अपनी बेटी का साथ देता है। जहां एक तरफ विनोद अपनी बेटी के खान पीन का अच्छे से ख्याल रख रहा है और खेत में ले जाकर उसको एक्सरसाइज करवा रहा था, उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था, तो वहीं गांव से थोड़ी दूर शहर में रवि भी अपनी बेटी को जिम में वर्कआउट करवा रहा होता है। शाबाश मेरी बेटी, तुमने तो आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बहुत जल्द तुम स्टेट लेवल पर खेलोगी, और सबसे पहले हम बहुत जल्द गांव जाएंगे और वहां जाकर मैं सबको बता दूंगा कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं। पापा, ये तो बस शुरुआत है। अब आपकी बेटी में इतनी ताकत है कि वह एक पहलवान को भी उठाकर फेंक सकती है। अगर आप मेरा कंपटीशन कभी करवाओ तब पहलवान से ही करवाना, किसी लड़की से नहीं, वरना उस लड़की को तो मैं चींटी की तरह मसल डालूंगी। मुझे तुम में यही जुनून और जज्बा चाहिए था। चलो अब तुम्हारे प्रोटीन का टाइम हो गया है। मैंने दूध, अंडा और चने रखे हैं, उसे खाकर अपना प्रोटीन शेक भी पी लेना। अनीता जिम में काफी देर तक वर्कआउट करती है और अपने पिता के साथ घर जाती है और वहां अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन अनीता अपने गांव आती है और जैसे ही वो गांव आती है उसकी गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, गांव में आते ही पनौती भी आ जाती है साथ में। पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपकी बेटी है ना आपके साथ। आपकी कमर में चोट है ना, इसलिए ना आप तो पहलवानी कर सकते हैं और ना ही इस गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं, पर मैं तो हूं ना। अरे बिटिया, तुम तो बड़ी नाजुक सी हो, तुम क्या ही धक्का दोगी इस गाड़ी को। मैं अभी ममता को बुला देती हूँ, वो उठाकर साइड कर देगी गाड़ी। लगता है आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसी छोटी छोटी समस्या को तो मैं यूं चुटकियों में हल कर देती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अनीता जैसे ही अपनी गाड़ी को धक्का देने लगती है उसकी नजर ममता पर पड़ती है, जो कि एक बड़े और मोटे से टायर में रस्सी से बंधकर उसके कमर में बंधी हुई है और दोनों हाथ में एक एक भरा हुआ सिलेंडर खींचकर ले जा रही है। ये देखकर अनीता की भी आंखें फटी रह जाती हैं। पापा, वो लड़की कौन है? आपने तो कहा था कि गांव में पहली पहलवान मैं ही हूँ, पर उसे देखो कितनी आसानी से वो दोनों हाथ में भरा हुआ सिलेंडर लेकर जा रही है, वो भी टायर को खींचते हुए। अरे बिटिया, ये भी इसी गांव की है, इसका नाम है ममता, ये भी पहलवानी करती है। अगर तुम भी पहलवान हो तो हमारी ममता को हरा कर दिखाओ, तब हम माने। सोच समझ कर बोलो, मेरी बेटी शहर से आई है, वहाँ उसने वर्कआउट और अपने सही खान पान का ध्यान रखा है। गांव के लोगों को 2 वक्त का खाना तो मिलता नहीं, पहलवानी क्या करेंगे? इस लड़की में थोड़ी सी ताकत क्या है, तुम लोग तो हवा में ही उड़ने लगे। बेटी, इस गाड़ी को इस गड्ढे से निकाल कर दिखा दे इन सबको कि तुझमें कितनी ताकत है। अपने पिता के कहने पर अनीता अकेले गाड़ी को धक्का देने लगती है और ये सब कुछ ममता देख लेती है, जिसके बाद ममता दोनों सिलेंडर को वहीं रखकर टायर को खोलकर अनीता के पास आती है और एक हाथ से ही गाड़ी को उठाकर साइड रख देती है। तुम जो भी हो, क्या वर्कआउट कर रही हो, जिम में जाती हो, पर फिर भी गाड़ी को धक्का मारकर गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकती। इसके लिए ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा और ये तभी होगा जब तुम सही ट्रेनिंग करो। और मैं ये सब इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे पिताजी ने जो मुझे ट्रेनिंग दी है और जो वो मुझे एक्सरसाइज करवाते हैं और जो खाना खिलाते हैं वो देसी होता है, और देसी के सामने बनावटी चीज की कोई कीमत नहीं होती। अगर मेरे जैसा ताकतवर बनना है तो मेरे जैसे गाय का दूध और फल खाना शुरू कर दो।
इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है। ममता की बात सुनकर अनीता उससे चिढ़ने लगती है और ये देख रवि को भी बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव में केवल ममता की ही तारीफ हो रही होती है। ऐसे ही एक दिन रवि की मुलाकात विनोद से होती है, जहां विनोद अपनी बेटी को पहलवानी की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो ममता मेरे सबसे प्यारे दोस्त और दुश्मन की बेटी है, हाँ? तभी मैं बोलूं ये इतनी अच्छी पहलवान कैसे है। देख विनोद, फिर से वही दौर आएगा और इस बार मैं नहीं, तुम्हारी बेटी हारेगी, वो भी मेरी बेटी से। रवि, मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत पैसा है और अपने इस पैसे के गुरूर में तुमने 20 साल पहले भी एक गलती करी थी और अपनी कमर तोड़वा ली थी, और आज तुम वही गलती फिर कर रहे हो। हार जीत किसी की भी हो, मुझे बस इस बात की खुशी होगी कि हमारे गांव से पहली कोई लड़की स्टेट लेवल पर खेलेगी और विजेता होगी। इसलिए हमारी दुश्मनी पर नहीं, अपनी बेटी की पहलवानी पर ध्यान दो। विनोद की बात सुनकर रवि मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और अपनी बेटी के सामने काजू बादाम, दूध, नॉनवेज, अंडा, प्रोटीन जैसे महंगे खाने पीने की चीज रख देता है और अपनी बेटी को वर्कआउट करवाने के लिए महंगी मशीन मंगवाता है। अनीता, तुम्हें अब और मेहनत करनी है। 20 साल पहले जिसे मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया, जिसके साथ मैंने पहलवानी की तैयारी करी, वही दोस्त स्टेट लेवल पर मेरे साथ खेलने के सपने बनाने लगा और उसने मुझे हरा दिया और खुद इस गांव का विनर बन गया। पर इस बार तेरा मुकाबला पहले मैं उसकी बेटी से करवाऊंगा और उसे ये दिखा दूंगा कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी होगी और इसके लिए तुझे अपने खान पीन और वर्कआउट का खास ध्यान रखना होगा। अब तक आप अपनी बेटी को जो सीख दे रहे थे, मैं उसके बीच नहीं आई क्योंकि आप अपना सपना पूरा करना चाहते थे। पर आज जो आप अपनी बेटी को सीख दे रहे हैं, इससे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी दुश्मनी को अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ मत जोड़िए। तुम चुप करो, हमेशा हमारे बीच में आती रहती हो। बेटा, तुझे मेरा सपना पूरा करना है और उस लड़की को हराना है। पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी और उस ममता को मुझसे हारना ही होगा। आप गांव में जाकर ऐलान कर दीजिए, अगले हफ्ते ही हम दोनों के बीच में पहलवानी का मुकाबला होगा। अनीता के कहने पर सभी गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए अगले ही दिन रवि गांव में अनाउंसमेंट कर देता है कि अगले हफ्ते ममता और अनीता के बीच में कंपटीशन होगा। और ये खबर सुनकर भी विनोद शांत रहता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा, ये एक छोटा सा कंपटीशन है, हार जीत तो लगी रहती है। तुम्हें ठंडे दिमाग से खेलना होगा। अगले हफ्ते तुम दोनों में से कोई भी जीते, बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें स्टेट लेवल पर खेलना है। वो तो बस गांव की छोटी मोटी प्रतियोगिता है, समझी ना? पता नहीं आप भी क्या चीज लेकर बैठ गए हैं। अभी भी कह रही हूँ ये सब छोड़ दीजिए, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी कर दीजिए। माँ, अब तो मैं मेडल लेकर ही शादी करूंगी। विनोद के समझाने पर ममता बिल्कुल वैसा ही करती है। अब विनोद सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले अपनी बेटी को रनिंग करवाता है, रस्सी कुदवाता है और उसको एक्सरसाइज करवाता है। तो वहीं रवि भी सुबह 5 बजे उठकर अपनी बेटी को जिम में ले जाता है, वर्कआउट करवाता है। पर वो ये जानता था कि अनीता ममता से जीत नहीं सकती, इसलिए वह अपनी बेटी को स्टेरॉइड देता है और एक हफ्ते बाद, आज तुझे हराकर मैं सभी गांव वालों को दिखा दूंगी कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं बचपन से इस गांव की मिट्टी में खेली हूँ, देसी दूध दही का खाना है मेरा, तू मेरे सामने नहीं टिक सकती। इतना बोलकर अनीता और ममता अखाड़े में एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। पर अचानक से अनीता की तबीयत खराब हो जाती है और जब ममता उसे उठाकर पटकती है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर रवि, विनोद और कुछ लोगों के साथ उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सबको सच्चाई बताता है कि ये सब स्टेरॉइड की वजह से हुआ है और अब अनीता को ठीक होने में टाइम लगेगा, पर अब वो पहले जैसे फिट नहीं रहेगी। जिसे सुन रवि रोता है। ये मैंने क्या करा? अपनी बेटी को जितवाने के लिए स्टेरॉइड की मात्रा इतनी ज्यादा दे दी कि मैंने अपनी बेटी को कभी खेलने लायक नहीं छोड़ा। रो मत रवि, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, पर अब शायद तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा और तू आगे कभी नहीं करेगा। इस तरह अपनी गलती की वजह से रवि एक बार फिर हार जाता है और कभी ऐसा ना करने की कसम खाता है। सुषमा, जहाँ से मिट्टी गिर रही थी मैंने वहाँ पर चिकनी मिट्टी का लेप अच्छे से लगा दिया है। अब तो कोई जगह नहीं रह रही है ना? मैंने भी बाहर की दीवारों पर अच्छे से लिपाई कर दी है, अब बस कल तक सूख जाए। अरे सोनम, सुषमा बहू, ये तुम दोनों चिकनी मिट्टी के साथ क्या कर रही हो? माँ जी, घर की दीवारों की पपड़ियाँ निकल रही थी, जब देखो इधर उधर गिरती रहती थी, पैरों में भी काफी मिट्टी आ रही थी। सोचा सीमेंट लाकर उससे लिपाई कर दे, लेकिन सीमेंट तो काफी महंगा था, इसलिए हमने जुगाड़ करके चिकनी मिट्टी और रेत का लेप बनाकर दीवारों पर लगा दिया है। अब ये कल तक सूख जाएगा और पपड़ी और मिट्टी गिरनी भी बंद हो जाएगी।
तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, वरना जब भी खाना बनाकर उठो बैठो पपड़ी गिरती रहती थी। माँ देखो ना, सारा बिस्तर कैसे फट गया है। मुझे इस फटे बिस्तर पर नहीं सोना है, जमीन पर नींद नहीं आती। मेरा भी बिस्तर फट गया है। पता है कल रात मैंने जैसे करवट ली सीधा जमीन पर आ गई। हमारे लिए नया बिस्तर बना दो ना। लेकिन घर में नया बिस्तर बनाने के लिए कोई कपड़े ही नहीं बचे हैं। बेचारी मेरी बहुओं के पास पहनने तक एक से दूसरी साड़ी नहीं है। ये तुम्हारे लिए बिस्तर कैसे बनाएंगी? तुम पांचों का काम अब चलना क्या बिल्कुल ही बंद हो गया है? बस हर रोज 50-60 रुपए ले आते हो घर में। अब क्या सिर्फ 2 रोटी खाकर ही पूरी जिंदगी गुजारे? अरे घर में कितनी सारी चीजों की जरूरत है। तुम्हारी पत्नियों के पास सिर्फ एक साड़ियां हैं, बच्चों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे क्या जमीन पर बिठाएं? तो माँ, हम भी तो आप लोगों के साथ इसी गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं ना। हम कौन सा महलों में ऐशो आराम से रह रहे हैं। अब जितना काम होता है सेठ उतनी तो तनख्वाह देगा। आजकल हर फैक्ट्री का यही हाल है। और हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो किसी कंपनी में जाकर नौकरी करें। ना ही इतने पैसे हैं जो अपना काम शुरू करें। हम भी तो इन सबसे परेशानी हो रही है। बच्चों फिक्र मत करो, आज तुम लोग सो जाओ, कल हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम लोगों के लिए नया बिस्तर बना देंगे। घर में कुछ पुराने बोरे के टुकड़े पड़े हुए थे जिससे शिल्पा शालू के साथ मिलकर उन दोनों को आपस में सिल देती है और पुराने बिस्तर के कपड़े निकाल उसको बाहर से सिल देती है, जिससे एक नया बिस्तर तैयार हो जाता है। और अब बच्चे आराम से सो जाते हैं। गरीबी, लाचारी और हमेशा कम पैसों के चलते इन 5 बहू की जिंदगी बिल्कुल जुगाड़ू बन चुकी थी। छोटी से लेकर बड़ी चीज तक जुगाड़ करते ही सबको संभालना पड़ रहा था। पिंकी, मेरा ये सिजलिंग वाला चिप्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम्हारा चीज नाचोस कैसा है? मेरा वाला भी काफी टेस्टी है। मम्मी पापा तो कितने सारे चीज के पैकेट लाई है ना। अब तो हम रोज नई नई चीज के पैकेट खाएंगे। चिंकी, मोनू, आज तो तुम दोनों को आने में काफी देर हो गई। हम तो कब से खेल रहे हैं और ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये नई चीज के पैकेट है, हमारे मम्मी पापा बड़े मॉल से लेकर आई हैं। हम यहाँ की छोटी दुकानों के 5 या 10 रुपए की चीज नहीं खाते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। चिंकी और मोनू की बात सुनकर वो तीनों भाई बहनों का भी चीज खाने का मन करता है और वो जाकर अपनी अपनी माँ से चीज के लिए पैसे मांगते हैं। बच्चों, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तो हम तुम्हें चीज दिला देंगे। और वैसे भी चीज खानी अच्छी बात नहीं है, पता है इसे खाने से पेट में मैदा जम जाता है और फिर बहुत दर्द होता है। मोनू चिंकी की भी तो रोज खाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमें क्यों होगी? आप तो बस हमें कुछ भी नहीं दिलाती हो। हमें चीज खानी है तो खानी है, हमें दिलाओ वो भी अभी। तुम तीनों तो इतने समझदार हो तो क्यों इतनी जिद कर रहे हो? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तीनों बच्चों की माँ उन्हें काफी समझाती है, लेकिन तीनों जैसे ठान चुके थे कि उन्हें चीज खानी है तो खानी है, जिसके चलते तीनों परेशान होकर अपने अपने पास से 5-5 रुपए उन तीनों बच्चों को दे देती हैं। और अब वो दुकान से चीज लाकर खाने लगते हैं और चीज के पैकेट को फेंकने की बजाय अपने बिस्तर में छुपा के रख देते हैं। वहीं मोनू चिंकी जब भी कोई चीज खाते हैं तो उसका पैकेट रास्ते में फेंक देते हैं, जिसे वो तीनों बच्चे उठाकर जमा करने लगते हैं। और एक दिन ढेर सारे चीज के पैकेट्स को जमा कर उन्हें चूल्हे की आग की मदद से आपस में चिपकाने लगते हैं। हम इन पन्नियों को इस तरह क्यों चिपका रहे हैं? इनका हम क्या करेंगे? इनके अंदर छोटे छोटे कपड़े भरेंगे और फिर इससे एक घर बनाएंगे और इसके अंदर छुपन छुपाई खेलेंगे। अपने तीनों बच्चों को पन्नियों को चिपका उसमें कपड़े भरता और उनसे चादर बनाकर घर बनाते देख काफी हैरानी होती है। जरा हमारे बच्चों को तो देखो, हमें देख देख कर कितना अच्छा जुगाड़ किया इन लोगों ने। इतनी सी उम्र में भला कितने समझदार हैं ये। वो तो ठीक है, लेकिन हम इन साड़ियों का क्या करें? इनका तो कोई जुगाड़ भी नहीं सूझ रहा है। साल भर से इन्हें ही सिल कर पहन रहे हैं। अब तो लगता है अगर 1-2 बार और सिलाना तो सारा कपड़ा ही खत्म हो जाएगा। पांचों बहुएं अपनी फटी साड़ियों को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी सुषमा को एक जुगाड़ सूझता है। आजकल तो बड़ी बड़ी मॉडल कुछ भी उटपटांग पहन लेती हैं, तो वो तो फैशन बन जाता है। लेकिन सिर्फ हम गरीबों के लिए ही एक मर्यादा की लकीर खींची गई है। लेकिन हमारे बच्चों को ही देख लो, इस चीज के बेकार पैकेट से कितना अच्छा जुगाड़ किया इन्होंने। तो क्यों ना हम भी अपनी चीज के पैकेट से अपने लिए साड़ियां बनाएं। सुनने में अटपटा है, लेकिन अब जब पैसे नहीं हैं तो तन को ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनने में ही काफी अजीब है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कम से कम एक दिन अगर चीज की पैकेट की साड़ी पहनेंगे तो एक दिन अपनी नॉर्मल साड़ियां पहन लेंगे।
पांचों बहुएं बच्चों से ढेर सारी चीज के पैकेट्स इकट्ठा करवाती हैं। उनकी मदद से उनकी साड़ी बनाकर पहन लेती हैं। सुमित्रा जैसे ही अपनी बहू को चीज के पैकेट की साड़ी पहने हुए देखती है तो वो भी काफी हैरान होती है। अरे बहू, ये तुमने क्या लपेट लिया है? अब क्या इतने भी बुरे दिन आ गए हमारे जो तुम ये कूड़ा लपेट कर घूम रही हो? माँ जी, ये कूड़ा कबाड़ा नहीं है, बल्कि हमने चीज के पैकेट से पहनने के लिए साड़ियाँ बनाई हैं। अब जब पैसे नहीं हैं तो क्या ही कर सकते हैं। पांचों बहुएं अपने साथ साथ अपने बच्चों और सास के लिए भी चीज के पैकेट के कुछ न कुछ कपड़े बना देती हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सुमित्रा बाजार से थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जहां पर लोगों की काफी भीड़ होती है। क्या हुआ यहाँ पर? और ये इतना बड़ा बोर्ड किस चीज का लगा है? क्या कोई आने वाला है? अरे माँ जी, अगले हफ्ते यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैशन शो होगा जिसमें सभी लोगों को अतरंगी कपड़े पहनने हैं और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अतरंगी कपड़ों के बारे में सुमित्रा को अपनी पांचों बहुओं की बनाई हुई चीज के पैकेट्स की साड़ी याद आती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहू को इस फैशन शो के बारे में बताती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोग भी इस फैशन शो में चली जाओ। क्या पता वहाँ के लोगों को तुम्हारे चीज के पैकेट के बने हुए कपड़े पसंद आए। और वैसे भी ये तो अतरंगी कपड़ों का ही एक प्रोग्राम हो रहा है। हमने ये चीज के पैकेट के कपड़े बाहर दुनिया में पहनने के लिए नहीं, बल्कि घर में पहनने के लिए बनाए। इन्हें पहनकर तो हम अपने आंगन में भी नहीं जाते, तो वहां पर हजारों लोगों के सामने कैसे जाएंगे? अतरंगे कपड़े का मतलब ये तो नहीं है कि हम चीज के पैकेट के कपड़े ही बनाकर पहनकर चलें। मेरी मानो तो तुम पांचों जरूर इस प्रोग्राम में जाओ। क्या पता इससे हमारी किस्मत बदले और तुम इस प्रोग्राम को जीत जाओ। अगर एक बार इस प्रोग्राम को जीत गई ना तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। 2 लाख रुपए कोई कम पैसे थोड़ी ना होते हैं। हम इससे कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अपनी सास की बात मानकर पांचों जुगाड़ू बहुएं अब एक हफ्ते के अंदर चीज के पैकेट्स की अलग अलग तरह की ड्रेस बनाती हैं। कोई गाउन बनाता है, कोई फ्रॉक, तो कोई सूट सलवार और साड़ी। कंपटीशन के दिन पांचों जो गार्डन में अपनी चीज के पैकेट की ड्रेस लेकर उस कंपटीशन में पहुंच जाती हैं और तैयार होकर स्टेज पर आती हैं। उस कंपटीशन में किसी ने पत्थर की ड्रेस पहन रखी थी तो किसी ने पत्तियों की, तो कोई तो शरीर पर पत्ते और फूल लपेट कर ही आ गया था। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सबके कपड़े कितने ज्यादा सुंदर हैं। मुझे नहीं लगता क्या हम इस कंपटीशन को जीत सकेंगे। लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पांचों बहुएं काफी ज्यादा नर्वस हो रही थीं कि तभी जज स्टेज पर आते हैं और विनर अनाउंसमेंट करते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए सभी कंटेस्टेंट्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है। सबकी ड्रेस काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन जिसने इस कंपटीशन को जीता है वो है सोनम, सुषमा, शिल्पा, शालू और कोमल। प्लीज आप लोग इस स्टेज पर आइए। अपना नाम सुन पांचों बहुएं काफी चौंक जाती हैं और खुशी खुशी स्टेज पर आती हैं। यहाँ मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने आम चीजों से ही ड्रेस बनाई है, लेकिन अपने बच्चों के खाने की चीज के पैकेट का यूज किया है आपने। इस वेस्ट मटेरियल से आपने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी प्लास्टिक को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं ये भी आपने संदेश दिया है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इतने बड़े कंपटीशन को जीतेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आपका चेक पूरे 2 लाख रुपए का है और आज सिर्फ आपके यहाँ से ये चेक ही नहीं मिलेगा, बल्कि हम चाहते हैं आप हमारे लिए भी इसी तरह की अलग अलग यूनिक ड्रेस बनाएं जिन्हें हम मॉडलिंग शो में यूज कर सकें। उन पैसों को जीतकर पांचों बहुओं ने अपने गरीब परिवार की किस्मत चमका दी थी। उन पैसों से उनके पति अपने लिए एक नया रोजगार शुरू करते हैं। साथ ही साथ उन पांचों बहुओं को भी काफी बड़े बड़े मॉडल से ड्रेस बनाने के लिए ऑर्डर मिलते हैं।